वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था किस तरह से आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने का टॉपिक है। किस तरह से लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे, और इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते वक्त जो हमारा पिछला प्रोसेस है और ये वाला प्रोसेस है जो अभी हम करने जा रहे हैं लिक्विड टू सॉलिड में, उसमें क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था। तो खैर बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। और मैं आपको बताऊं दिस इज ऑल्सो नोन एज, आई मस्ट टेल यू, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग। इसको आप फ्रीजिंग के नाम से भी जानते हैं। ये फिनोमेना जो है फ्रीजिंग के नाम से भी जाना जाता है, सॉलिडिफिकेशन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। जब भी आप टेम्परेचर को, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज लोअर्ड, जब भी आप टेम्परेचर को लोअर करते हो तो जो पिछला प्रोसेस था उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। ओके, इस केस में आप क्या करने जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के दौरान क्या हो रहा है, द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब होता क्या है एक्चुअली, इसमें आपको मैं बता दूं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स के वो डिक्रीज होते हैं, कम हो जाता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का डिक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का डिक्रीज होता है। अगर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का तो आपको हमने पढ़ा था कि वो बड़ी तेज़ी के साथ मूव करने लग जाएंगे, टू एंड फ्रो उनकी मोशन शुरू हो जाएगी, उनमें मूवमेंट बड़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि एनर्जी गेन कर लिया होगा। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की डिक्रीज होती है। कब होती है, हम ये तब की बात कर रहे हैं जब टेम्परेचर जो है लिक्विड का हम कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दो पार्टिकल्स का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का डिक्रीज होगा तो उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे काइनेटिक एनर्जी और कम होती जाएगी। एक बात याद रखिए, आपको याद होगा मैंने शुरू में भी आपको ये बात बताई थी कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स है वो वीक होते जाता है। और यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की डिक्रीज होती है तो ये उल्टा होगा। अब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी, जो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी एंड द पार्टिकल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर कॉजिंग फ्रीजिंग, जिसके कारण क्या होगा, फ्रीजिंग का फिनोमेना हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। जब आप टेम्परेचर लोअर करते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर पहला स्टेप है टेम्परेचर डिक्रीज करना। दूसरे में क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का कम हो जाएगा, ये दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। वाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की जो है वो आपने डिक्रीज कर दी है, वो डिक्रीज हो गई है। उनके डिक्रीज होने के कारण क्या हो गया, जो मूवमेंट है वो कम हो गई है। मूवमेंट कम होने के कारण इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। और जब ये स्ट्रॉन्ग हो गई तो उसके कारण क्या हो गया, पार्टिकल्स दे कम क्लोज टू ईच अदर। तो पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे और उनके क्लोज आने के कारण क्या होगा, वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। इस फिनोमेना को वी ऑल्सो कॉल इट सॉलिडिफिकेशन। वी ऑल्सो कॉल दिस प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन। अभी जो हम बात कर रहे थे, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या होता है, ओके, स्टेट ऑफ मैटर पे, वो हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली बार हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया था टेम्परेचर को चेंज करके। अब हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं टेम्परेचर को चेंज करके। तो क्या किया, टेम्परेचर कम किया। टेम्परेचर कम करने के कारण क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की हुई, उसके कारण क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो हैं दे कम क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने के कारण उसकी मूवमेंट कम होगी। मूवमेंट कम होने के कारण क्या हुआ, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए। इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो स्ट्रांग हुई, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए और इस तरह से सॉलिडिफिकेशन होगी। ओके, तो अब थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें देखिए, आप देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट जो है, आपको याद होगा हमने बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का
0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और मज़े की बात यह है मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। मतलब ये कि अगर आप, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, अगर आइस लेते हैं, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होकर वाटर बनती है और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से ही नीचे जाते वक्त फ्रीज होना शुरू होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग का फिनोमेना जो है वो शुरू हो जाता है। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस विच इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस देन? द ओनली डिफरेंस इज दैट व्हेन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट, आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पर, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जब मेल्टिंग का फिनोमेना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज दैट? 3.347 इंटू 10⁵ जॉल पर केजी। आइस को मेल्ट होने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इतनी एनर्जी जो है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलते हैं, ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है, इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दैट इज 3.347 इंटू 10⁵ जॉल पर केजी to form water at the same temperature. And what is that temperature? It is 0 degree Celsius. लेकिन जब वाटर को, when water at 0 degree Celsius freezes to form ice at 0 degree Celsius, उस समय क्या होता है? It gives out an equal amount of heat. मतलब इतनी ही हीट जो है वो it gives out. मैं रिपीट कर देता हूं, water at same temperature of 0 degree Celsius, ठीक है, जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ओके, तो व्हेन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स, इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दैट इज 3.347 इंटू 10⁵ जॉल पर केजी टू फॉर्म वाटर। ओके, और when water at 0 degree Celsius freezes to form ice at 0 degree Celsius, then it gives out an equal amount of heat. तो क्या डिफरेंस है? जब आइस को मेल्ट होना होता है तो वो इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना शुरू होता है तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है इट गिव्स आउट एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दैट इज 3.347 इंटू 10⁵ जॉल पर केजी। सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले में और इसमें काफ़ी अंतर है। मैं आपको बता दूँ इसमें अंतर क्या है। मैं एक छोटी सी बात से, एग्जांपल जो हम दे रहे हैं आइस की और वाटर की, उससे हम लेकर चलते हैं। क्या होता है? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स, ठीक है, और इस फिनोमेना के लिए इट एब्जॉर्ब्स this much energy, 3.347 into 10⁵ joule per kg. Okay, this much energy. ठीक है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू होती है और उसके लिए वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है इतनी एनर्जी, ठीक है। और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या करता है? इट freezes, okay? Water at 0 degree Celsius freezes, ठीक है, and gives out, यानी कि releases. What it releases? Same energy, 3.347 into 10⁵ joule per kg. Simple. तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, एब्जॉर्ब करती है इतनी एनर्जी। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है और रिलीज करता है इतनी एनर्जी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या था मैं फिर से बता दूं। टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है अगर बॉडी को लिक्विड से सॉलिड में जाना था। ये टॉपिक था आपका, जिसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं, इस फिनोमेना को सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। तो लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए हम क्या करते हैं? हमें टेम्परेचर लोअर करना पड़ता है। जब टेम्परेचर हम हाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है पार्टिकल्स का। जब टेम्परेचर हम लो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का डिक्रीज होता है, जिसके कारण उनकी मूवमेंट भी कम होती है। जब मूवमेंट कम होती है तो वो जो फोर्स लग रही होती है पार्टिकल्स की वो ज़्यादा
ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है और पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस लिक्विड के केस में जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, और इसको दूसरा नाम दिया हुआ है फ्रीजिंग। इसमें एग्जाम्पल आप देखिए, आइस और वाटर का एग्जाम्पल दिया। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स, ओके। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर जब मेल्ट करती है तो 3.347 × 10⁵ जॉल पर केजी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और फिर मेल्ट होती है, ठीक है जी। टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, तो फ्रीज जब होता है तो उस समय वो रिलीज करता है इतनी एनर्जी 3.347 × 10⁵ जॉल पर केजी। यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, यहां पर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये हमने कंसेप्ट जो है वो पढ़ा। खैर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और टॉपिक हम लेते हैं अब कि इम्प्योरिटीज का क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ addition of impurities. So if impurities are added, what happens? If impurities are added, माफ कीजिएगा पेन खराब हो गया, impurities are added, then what is the impact of the addition of impurities on freezing? ठीक है, जब फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या उसका कोई असर पड़ता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है आप समझिए। सपोज करिए आपको वाटर दिया और मैंने आपको बताया था वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस ना, आपने पढ़ा वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम बोलते हैं 273 केल्विन। 273 केल्विन पर 273 केल्विन पर वाटर जो है फ्रीज हो जाता है, ठीक है। प्योर वाटर 273 केल्विन पर फ्रीज हो जाता है। अब सपोज करिए आप उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, कॉमन सॉल्ट ऐड कर देते हैं जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, या कोई भी चीज़ आप ऐड कर देते हैं, तो क्या इंप्योरिटीज की एडिशन का कोई इंपैक्ट होगा, कोई इफेक्ट होगा फ्रीजिंग के ऊपर? मेरा मतलब है क्या फ्रीजिंग पॉइंट में कोई चेंज आएगा? ऐसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है या 273 केल्विन पर फ्रीज होता है, तो क्या अगर हमने कोई इंप्योरिटी उसमें ऐड कर दी, जैसे हमने चीनी ऐड कर दी, जैसे हमने नमक ऐड कर दिया, जैसे हमने कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया, जैसे हमने यूरिया ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, क्या उसकी एडिशन का कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो उसका आंसर है यस। जो इंप्योरिटीज होती है ना, impurities lower the freezing point, okay. Impurities lower the freezing point. What does this statement mean? Let us study it with the help of an example, ठीक है। So you know that water freezes at 273 Kelvin temperature, okay। अब आप क्या करते हैं, एक 30% सोल्यूशन लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। क्या लेते हैं? 30% सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ओके। कैल्शियम क्लोराइड का आपने 30% सोल्यूशन ले लिया, ओके। CaCl2 जिसको आप बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का 30% सोल्यूशन ले लिया, तो आप देखेंगे ये सोल्यूशन जो है इट फ्रीजेस एट 218 केल्विन, ओके। फ्रीजेज एट 218 केल्विन। आप देखिए वाटर फ्रीजेज एट, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन, यू नो दिस, ओके। नाउ a 30% solution of calcium chloride freezes at 218 केल्विन। 273 केल्विन से कम हो गया, 218 केल्विन पर पहुंच गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब कभी आप इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, किसमें, वाटर में या किसी भी लिक्विड में, हम यहाँ पर क्योंकि वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए मैं वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ, हम वाटर में इंप्योरिटीज़ को ऐड करते हैं और इंप्योरिटीज़ को ऐड करने के कारण फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ, आपने 30% सोल्यूशन लिया कैल्शियम क्लोराइड का एंड यू फाउंड दैट इट फ्रीजेज एट 218 केल्विन। आपको पहले से पता है कि 273 केल्विन पर वाटर जो है फ्रीज हो जाता है, प्योर वाटर 273 केल्विन पर फ्रीज होता है। लेकिन अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 218 केल्विन पर वाटर जो है वो फ्रीज हो रहा है।
ठीक है। और अगर यही आप जैसे कैल्शियम क्लोराइड का आपने सोल्यूशन लिया, ओके, a 30% solution of calcium chloride in water freezes at 218 Kelvin, I told you, okay, and in डिग्री सेल्सियस में ये -55 डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री सेल्सियस में ये -55 डिग्री सेल्सियस होगा, ओके। अब ये तो आपने बात की किसकी, 30% सोल्यूशन किसका है, ये कैल्शियम क्लोराइड का है। लेकिन अगर आप 30% सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की जगह आप एक सोल्यूशन लेते हैं किसका, सोडियम क्लोराइड का, याद होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का अगर आप सोल्यूशन ले लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी एट 255 केल्विन, इट इज -18 डिग्री सेल्सियस, ओके, इट इज गोइंग टू बी -18 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना शुरू होने वाला वाटर जो है, अब अगर आपने नमक ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, तो -18 डिग्री सेल्सियस पर वो फ्रीज होना शुरू होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होने वाला वाटर जो है, अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया और 30% कैल्शियम क्लोराइड आपने उसमें ले लिया, तो 218 केल्विन यानी कि -55 डिग्री सेल्सियस पर वो फ्रीज होना जो है वो शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो चलते हैं, एक और चीज़ हम छोटी सी लाइन में हम बात ख़त्म करेंगे उसके बाद, कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या प्रेशर का भी कोई इफेक्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर? तो मैं आपको बता दूं, प्रेशर डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। प्रेशर जो है इट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, एट द फ्रीजिंग पॉइंट सॉलिड आइस एंड लिक्विड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, यू नो दिस, ठीक है। एंड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, सम आइस मेल्ट्स। जब आप उस सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो आइस मेल्ट हो जाती है, और हम कहते हैं प्रेशर डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो दिस इज द कंसेप्ट, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था, इसीलिए इस क्लास में इसके बारे में डिस्कशन है, लंबी चौड़ी डिस्कशन है, बहुत इसके बारे में बात की गई है। अगली क्लासेस में भी शायद आप इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो ज़रूर पेपर में आते हैं।